महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इन योगी जी से इन योगी जी तक आखिर यूपी में ऐसा क्या बदल गया? योगी जी का एक कमजोर और बेबस नेता से एक निडर, आत्मविश्वास से भरा हुआ और अड़ग नेता में बदलाव कैसे हुआ? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि Convicted gangster Atik Ahmed, along with his brother Ashraf, were dramatically shot dead by assailants in the city of Prayagraj. Atik Ahmed to Mukhtar Ansari, no mafia syndicate is safe anymore. This is the biggest fight, biggest single fight in decades against the mafia in this country. Yogi's action on Mafia Dawn continues. The Yogi government is running bulldozers on illegal property of Mafia Dawn Mukhtar Ansari. Several rounds of firing between inmates inside the Chitrakoot jail. At least 2 prisoners have been killed. Life imprisonment for Mukhtar Ansari is what the court has ruled now. मिट्टी में मिला दूंगा, यह भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी नेता ने दिया हुआ भारत का अब तक का शायद सबसे यादगार और सनसनीखेज बयान होगा। लेकिन बात सिर्फ बयान पर नहीं रुकी। इस बयान के साथ साथ यूपी में बेहद ही कड़े और निर्णायक कदम उठाए गए। लेकिन योगी जी ने ऐसी क्या कार्रवाई की, इसको देखने से पहले हम उस अपराध और राजनीति के पेचीदा और खतरनाक नेटवर्क पर एक नज़र डालते हैं जो योगी जी को 2017 में एक युवा नेता के रूप में सत्ता संभालने के बाद विरासत में मिली थी। हम सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले तक यूपी बड़े पैमाने पर अवैध और आपराधिक गतिविधियों के लिए और खतरनाक क्राइम सिंडिकेट के लिए सुर्खियों में रहता था। हत्याएं, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार, जमीन हड़पना और गैंग वॉर लगभग एक बहुत ही आम बात थी। यूपी के राजनीति माफिया गिरोहों और पॉलिटिशियंस का एक बहुत ही उलझा हुआ और गहरा गठजोड़ था। लेकिन यूपी में माफिया और राजनेताओं का मजबूत गठजोड़ से बहुत पहले चंबल के बिहड़ों में डकैत लगातार यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य सरकारों के लिए एक गंभीर चुनौती थी। हालांकि चंबल के इन डाकुओं का 1980 के दशक के आसपास पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। लेकिन उसी समय के आसपास तेजी से पांव फैलाता अर्बन माफिया अगर ज़्यादा नहीं तो चंबल के ही डाकुओं जितना ही खतरनाक और ताकतवर था। बरसों तक यूपी में कई तरह के अपराध और अवैध कारोबार ही वो मुख्य कारण थे जिसने दशकों से उत्तर प्रदेश के विकास को रोक के रखा था। कहा तो ये जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या के हिसाब से भारत का पहला राज्य होने और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इस राज्य में कभी भी विकास के एजेंडा पर चुनाव नहीं लड़े गए। चुनावी अभियान पूरी तरह से धर्म और जात पात पर आधारित था। इसीलिए राजनीतिक दल यूपी के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे।
किसानों की आत्महत्या, भूखमरी के कारण मौतें, महिलाओं का असुरक्षित होना और हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से जर्जर अवस्था में था। भ्रष्टाचार बेशुमार था, कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर था और इसीलिए यह क्षेत्र कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं था। नतीजा यह हुआ कि आज भारत में कुल गरीबों का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन माफिया ने यूपी में की इतनी बेजोड़ ताकत और नियंत्रण कैसे हासिल किया? यह फला फूला क्योंकि इसे खुला राजनीतिक सपोर्ट था, जिसमें राजनीतिक दल अपराधियों को संसद और राज्य विधानमंडल में उनके प्रवेश के लिए सामने से चुनावी टिकट दिया करते थे। हरिशंकर तिवारी, राजा भैया, विकास दुबे, वीरेंद्र प्रताप शाही, आतिक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी ऐसे कई खूंखार और कुख्यात बाहुबलियों में से थे जिन्होंने यूपी पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा धमकाकर, जात पात में बांटकर और गुंडाई के दम पर पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमाया था। हाल ही में लखनऊ कोर्ट हाउस में खूंखार गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या ने सुर्खियां बटोरी। हालांकि गैंग वॉर, बदला लेने के लिए हत्याएं या फिर अपहरण हमेशा से ही यूपी के लिए बड़ी ही सामान्य घटना रही है। लेकिन इस मामले को जो बात अलग बनाती है वह यह है कि हत्या लखनऊ अदालत के अंदर हुई थी, जिसमें शूटर अदालत के अंदर वकील के रूप में पहुंचा था। संजीव जीवा का नाम पहली बार 1997 में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की सनसनीखेज हत्या के मामले में सामने आया था और इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। एक और भाजपा नेता और विधायक कृष्णानाथ राय की हत्या में एक करीबी सहयोगी मुन्ना बजरंगी के साथ उसका नाम फिर से सामने आया, जिसकी 2005 में दिन दहाड़े एक गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके शरीर में 67 गोलियां लगी थी। ये एक बेहद ही सनसनीखेज और बेहद क्रूर हत्या थी, जिसमें नेता को और उनके 6 लोगों को मारने के लिए AK-47, AK-56 और G3 राइफल जैसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार राइफलें 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से भारतीय सेना द्वारा जब्त की गई G3 राइफलें थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन अपराधियों ने कितना गहरा, खतरनाक और मजबूत नेटवर्क बनाया था। यूपी के गिरोह ने अब कच्चे देसी कट्टों की जगह अब रूसी AK-47 जैसे आधुनिक और बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब से जीवा लखनऊ कोर्ट में बंद था, लेकिन इसने जीवा को अपनी जेल की कोठरी से जबरन वसूली और जमीन हड़पने जैसे अपने काले कारनामों को अंजाम देने से नहीं रोका। जीवा के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 5 हत्या जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। कहा जाता है कि पेशे से एक कंपाउंडर जीवा ने उसी डिस्पेंसरी के मालिक का अपहरण किया था जहां वो नौकरी करता था। इस घटना से जीवा ने अपनी कुख्यात कारनामों की शुरुआत की। इसके बाद 1990 के दशक में एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण किया था, जिसके लिए उसने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। जीवा ने एक शातिर नेटवर्क बनाया जो आधुनिक हथियार हासिल करके उसे अलग अलग गिरोहों में सप्लाई करता था, जिनमें से एक गिरोह 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी का भी था, जिसके साथ जीवा द्विवेदी की हत्या के समय संपर्क में आया था। द्विवेदी की हत्या को अंसारी के ही इशारे पर अंजाम दिया गया था। जीवा जल्द ही अंसारी का दाहिना हाथ बन गया। यूपी के क्राइम सिंडिकेट पर मुख्तार अंसारी की जो थोड़ी बहुत पकड़ बची थी, जीवा के खात्मे ने उसे भी कुचल दिया है। यूपी के इन सभी नामचीन अपराधियों में मुख्तार अंसारी एक ऐसा व्यक्ति था जिससे योगी जी की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिसका कारण बनी 2008 में घटी एक विशेष घटना। योगी जी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। कथित रूप से मुख्तार अंसारी के इशारे पर दर्जनों गुंडों ने योगी जी के काफिले पर लाठियों से हमला किया। कुछ ने पथराव भी किया और कुछ ने तो योगी जी के काफिले की कुछ वाहनों को आग भी लगा दी। होने के लिए इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हमलावरों ने काफिले की 12 गाड़ियों को तोड़ दिया, 3 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। स्थानीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन सड़कों में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में तनाव बरकरार है और हालात काबू करने में प्रशासन
आपको। योगी जी को उनके समर्थक इस जानलेवा हमले से किसी तरह बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इस भयानक और शर्मनाक हमले ने योगी जी के दिमाग पर एक बड़ा ही गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्हें खूंखार और हिंसक माफिया के खिलाफ एक शक्तिशाली और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए और भी प्रेरित किया, और इसी ने उनके अपराधियों को खत्म करने के संकल्प को और भी दृढ़ किया। बरसों बाद जब योगी जी 2017 में सीएम बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तेज करते हुए बड़े ही हिम्मत और धैर्य से चुनौती का सामना किया और इन गिरोह का सफाया किया। और आज गुंडों की सफाई योगी सरकार की सबसे चर्चित, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लगभग 4000 से ज़्यादा मुठभेड़ों में 100 से ज़्यादा अपराधियों का सफाया हुआ है और 10,000 गुंडों की गिरफ्तारियां उनके ही कार्यकाल में हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी का पतन तब शुरू हो गया जब अंसारी का प्रमुख सहयोगी गैंगस्टर मुन्ना बजंगी 2018 में बागपत जेल में एक गृह युद्ध में मारा गया था। बाद में अंसारी के दोनों करीबी मीरज अली और मुकीम काला को शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने एक जेल कर्मचारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर ही 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुकीम काला का नाम तब सुर्खियों में आया था जब बीजेपी एमपी हुकुम सिंह ने मुकीम काला को कैराना जिले में हो रहे हिंदू पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कहा जाता है कि मुकीम काला के इस्लामिक गुर्गों की दहशत से परेशान होकर हिंदू कैराना छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। मुकीम काला, जिसके खिलाफ 65 आपराधिक मामले दर्ज है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक नेटवर्क चलाता था। उसने मुस्तफ़ा उर्फ कग्गा के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की, जो न केवल यूपी में बल्कि हरियाणा और उत्तराखंड में डकैती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए प्रसिद्ध था। इन गैंगस्टरों में सबसे प्रसिद्ध शायद कग्गा ही था, जिसे 2011 में मार दिया गया था। एक खूंखार गुनहगार होने के बावजूद कग्गा की उसके इलाके में बेहद लोकप्रियता थी। इसका कारण ये था कि वो जितना पुलिस कर्मचारियों के साथ बेरहम और क्रूर था, उतना ही लोगों के साथ दयालु और उदार था। कहा जाता है कि इसी कग्गा ने प्रसिद्ध खूंखार गैंगस्टर मुकीम काला को प्रशिक्षित किया था, जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया अंसारी का करीबी सहयोगी था। योगी जी के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का कुछ ऐसा असर हुआ कि कहा जाता है कि कुछ नामचीर और खुखार अपराधी जिन पर सरकारी इनाम था, पुलिस थानों में आत्मसमर्पण की तख्तियां लेकर पहुंच जाते थे। कुछ तो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर लिए थे जिसके मुताबिक अपराधी अपने आप को किसी दिमागी बीमारी का शिकार बताते थे। जुलाई 2020 में एक प्रसिद्ध हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का विवादास्पद, बेहद नाटकीय और भयानक अंत देखा गया, जिस पर अदालत परिसर के अंदर 8 पुलिस कर्मचारियों और तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप था और उसे इस आरोप के लिए बरी भी कर दिया गया था। दुबे के सिर पर 5 लाख का इनाम था और उसके खिलाफ 64 आपराधिक मामले दर्ज थे। दुबे का अंत तब हुआ जब उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर वापस लाया जा रहा था। जब उसे वापस ला रहे थे, पुलिस वैन पलट गई। कहा जाता है कि स्थिति का फायदा उठाते हुए दुबे ने एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिससे 6 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। कांस्टेबलों ने अपने साथियों को बचाने के लिए दुबे पर गोलियां चलाई। ये पूरा एपिसोड किसी भी फिल्म निर्माता के लिए किसी दमदार स्क्रिप्ट से कम नहीं था और इस घटना ने पूरे देश को न्यूज़ चैनल से चिपकाए रखा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यूपी के आपराधिक गिरोह की कहानियां काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, जिसमें एक आपराधिक गिरोह कई और आपराधिक गिरोह को जन्म देता है, जिससे अपराध और अराजकता का चक्र चलता ही रहता है, जिसके कारण यूपी हमेशा ही सही बदनाम रहा है। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में पब्लिक डेवलपमेंट जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट के कारण अपराध और अपराधियों में वृद्धि हुई। कई गैंगस्टरों ने सरकारी टेंडर माफिया के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कोयला, रेलवे, सड़कें और आदि के लिए ठेकेदारों के रूप में बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हासिल किए। इससे कमाए पैसों को राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और प्रशासकों के में बांटकर अपनी पकड़ और मजबूत करते गए। जल्द ही ऐसे स्वावलंबी बाहुबली और राजनेताओं के बीच एक म्यूचुअली बेनिफिशियल समझौता हुआ। उनके रुख की सीमा ऐसी थी कि बाहुबली का एक फ़ोन कॉल
ठेकेदारों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। माफिया के फरमानों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने वालों को धमकाया जाता था, उन पर हमला किया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। बेशुमार ताकत और पैसा दोनों के साथ अपराधियों को जल्दी राजनीति और सामान्य जनता को प्रभावित करने और चुनाव जीतने की अपनी शक्ति का क्षमता का एहसास हुआ, और उनमें से कई जैसे आतिक अहमद और अंसारी जल्द ही फुल टाइम राजनेता बन गए। जैसे ही इन बाहुबलियों का कद बढ़ा, इनमें आपसी द्वेष और स्पर्धा बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि इस होड़ में कई गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और विशेष रूप से अंसारी के उदय ने गैंगस्टर से राजनेता बने ब्रजेश सिंह के कोयले और रेलवे के ठेकों पर मोनोपोली को गंभीर चुनौती देना शुरू कर दिया था। यह वह समय था जब भाजपा नेता राजकुमार सिंह की हत्या की कामयाबी से मुन्ना बजरंगी माफिया में अपना नाम बना चुका था। बजरंगी ने जल्द ही खुद को अंसारी के साथ जोड़ लिया, जिसने अपने प्रतिद्वंदी ब्रजेश सिंह का मुकाबला करने के लिए बजरंगी का इस्तेमाल किया। और यह सिर्फ बजरंगी तक सीमित नहीं था। बजरंगी, दुबे, शाही, शुक्ला और यादव सभी माफिया गिरोह को राजनीतिक दलों द्वारा किसी न किसी समय पर अपने जाति और सियासी फायदों को बढ़ावा देने के लिए काम में लाया गया था, और ये गुंडे जरूरत पड़ने पर अपनी वफादारी बदलते रहते थे। सबूतों की कमी के कारण भाजपा विधायक कृष्णदत्त राय की हत्या में अंसारी बरी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसके खिलाफ 9 हत्याओं के मामलों और मुख्तार अंसारी द्वारा प्रायोजित कुख्यात माऊ रायट सहित लगभग 4 दर्जन मामले दर्ज हुए। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के आरोप में एक बड़ा बदलाव देखा गया। मुख्तार अंसारी को हाल ही में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी तरह आतिक अहमद का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और उस पर 5 बार के सांसद उमेश पाल की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जेल अधिकारियों ने जल्द ही ये महसूस किया कि ये गैंगस्टर जेल में मिलना जारी रखते थे और अपने गिरोह के साथ हत्याएं, अपहरण और जबरन वसूली की योजनाएं बनाते रहते थे। इतना ही नहीं, जेल के अंदर इनके लिए सभी सुविधाएं और ऐशो आराम का इंतजाम भी हो जाया करता था। यहाँ तक कि पैसों का लेन देन भी करते थे। अचानक की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कैदियों के पास मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नकद पैसे और शराब तक की खुली पहुंच थी। इसके अलावा जेलों के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में बदला लेने वाली हत्याओं का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चालू रहा। इसके बाद 100 से अधिक अपराधियों को उनके अपराधों के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए दूर दराज के जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद इन गुनहगारों को हजारों करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई या तो सील कर दी गई, कुछ की नीलामी हुई, कुछ पर बुलडोजर चला गया। इन गुनहगारों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, बेगुनाहों पर दर्ज किए गए फर्जी मामलों को रद्द कर दिया गया, कब्जाई गई जमीनों को छुड़ा लिया गया और हथियारों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। योगी सरकार ने अवैध बूचड़ खाने चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा है और कई गैर कानूनी बूचड़ खानों को गिराया है। राज्य पुलिस ने पार्किंग कलेक्शन रैकेट, अवैध कोयला कारोबार और भू माफिया में शामिल गिरोह पर शिकंजा कसा है। योगी जी को जल्द ही प्यार से बुलडोजर बाबा नाम दिया गया। आमतौर पर विनाश के एक उपकरण के रूप में देखा जाने वाला बुलडोजर अब एक जाना माना और एक प्रतिष्ठित हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल योगी सरकार सभी अवैध संपत्तियों और माफिया के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए करती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, पेट्रोल पंप, दुकानें, बूचरखाने और 67,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों को यूपी के भू माफिया से छुड़ा लिया गया है। भारतीय नागरिक खुशी खुशी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं और योगी जी के सैकड़ों खूंखार अपराधियों और उनके क्रूर शासन को घुटनों पर लाने में मिली सफलता का जश्न मना रहे हैं। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। लगभग 61 और हिस्ट्री शीटर अपराधी यूपी पुलिस के रडार पर हैं, जिससे यूपी हमेशा के लिए माफिया मुक्त हो जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी के इस अभियान को मीडिया और समाज के कुछ वर्ग का समर्थन नहीं मिला, लेकिन उनके प्रशंसकों की संख्या उनके विरोधियों की तुलना में कई गुना ज्यादा है।
योगी जी ने अपार लोकप्रियता हासिल की है और हजारों करोड़ों भारतीयों का विश्वास हासिल किया है, जो सरकार और कानून व्यवस्था में अपना भरोसा करते हैं। 4 दशकों की तबाही और दुख के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई है। योगी जी के एजेंडे में अगला उद्देश्य यूपी की आर्थिक प्रगति है। अपने जीवन के लगातार 2 दशकों तक सांसद रहे योगी जी जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी उनके राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है, और पिछले 5 वर्षों में यूपी योगी जी के कुशल नेतृत्व में उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और मैं यूपी में हो रहे तेजी से बदलाव और विकास पर भी वीडियो बनाना चाहता हूं, तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।